Hello students, I'm your teacher, सोशल साइंस टीचर हरमीत सिंह और आज हम ग्रेड 9 का हिस्ट्री चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन का पार्ट 5 करेंगे। डी स्टूडेंट्स, ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पार्ट 5 है इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इससे पहले हमने पार्ट 1, 2, 3 और 4 में जो है रशियन रेवोल्यूशन की बैकग्राउंड इंसिडेंट्स सारे पढ़ चुके हैं। लास्ट वीडियो में पार्ट 4 में हमने अक्टूबर रेवोल्यूशन जो मेन रशियन रेवोल्यूशन है उसके बारे में हमने पढ़ चुके हैं कि कैसे लेनिन ने एक रेवोल्यूशन प्लान किया कि जो दूसरी सरकार थी, दूसरी पार्टी थी, मेंशेविक थी, उनको टेक ओवर कर लिया। सारी की सारी जो पब्लिक बिल्डिंग्स है, ऑफिशियल बिल्डिंग्स, मिनिस्टर्स को सीज कर लिया। तो यहां तक हम पढ़ चुके हैं। अब इसके आगे वाला जो पोर्शन है हमने पढ़ना है इसमें कि रशियन रेवोल्यूशन जब हो गया अक्टूबर का, उसके बाद जो व्लादिमीर लेनिन की गवर्नमेंट थी उसने कौन कौन सी चेंजेस लाई और व्लादिमीर लेनिन के बाद जो है रशिया में क्या कुछ चेंजेस, कौन से रूल्स बनाए गए कि रशिया को एक टोटली सोशलिस्ट कंट्री एस्टैब्लिश कर दिया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं कि इस वीडियो में लिखने वाला डाटा ज्यादा है, ठीक है। तो इसमें अंडरस्टैंड करने वाला पोर्शन है वो उसकी डेट्स है या उसके सीक्वेंस है कि कब क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, इस तरह से हम पढ़ेंगे। तो जो लिखने वाला वो टाइम है वो मैं ऑलरेडी बोर्ड पे लिख के आपको एक्सप्लेन करूंगा। इससे हमारी थोड़ी टाइम कंजम्पशन भी हो जाएगी और आपको नोट्स बनाने में भी इजी रहेगा। चलिए ठीक है, मैं लिखना शुरू करता हूं। आई रिपीट वंस अगेन, दिस इज क्लास 9 हिस्ट्री चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन पार्ट 5। पहला जो टॉपिक है जो हमने पढ़ना है, ठीक है, कि अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद हुआ क्या, ठीक है। तो हेडिंग का नाम इसी तरह से रख दिया गया, व्हाट चेंज्ड आफ्टर अक्टूबर 1917। जो मेन रशिया का रेवोल्यूशन है अक्टूबर रेवोल्यूशन या बोल्शेविक रेवोल्यूशन, तो उसके बाद क्या हुआ, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस हम पढ़ेंगे। सबसे पहला, मोस्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन नवंबर 1917। द गवर्नमेंट टुक ओवर देयर ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। तो सबसे पहला क्या हुआ कि नवंबर 1917 में जितने भी बैंक थे या इंडस्ट्रीज थी उनको गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले लिया, नेशनलाइज हो गए नवंबर 1917 में, ठीक है। और गवर्नमेंट ने उसकी मलकियत या ओनरशिप और उसे मैनेज करने की अथॉरिटी अपने पास कर ली, ठीक है। तो बाद में क्या होता, लैंड्स वाज डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी एंड पीजेंट्स सीज द लैंड ऑफ द नोबल्स। तो जो लैंड जो किसी टाइम के नोबल्स की प्रॉपर्टी हुआ करती थी उसे डिक्लेयर कर दिया गया कि वो एक सोशल प्रॉपर्टी है। और इसी तो किसानों ने क्या किया, देखो जब व्लादिमीर लेनिन ने अप्रैल 1917 में वापसी की रशिया में, तो उसने अपने अप्रैल थीसिस में ये डिमांड की भी थी कि जो लैंड है वो फार्मर्स को, पीजेंट्स को दे देनी चाहिए। तब तो ये नहीं हो सका, पर अब जब 1917 अक्टूबर वाला रेवोल्यूशन आ गया तो उसके बाद गवर्नमेंट ने लीगली जो थी लैंड उसे एक सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया। तो पीजेंट ने क्या किया, जो लैंड थी नोबल्स की उसे क्या कर दिया, सीज कर लिया गया, ठीक है। अब जो लैंड है एग्रीकल्चर वाली लैंड है, अब किसकी प्रॉपर्टी होगी, जो उस लैंड पर काम करते थे, ठीक है, पीजेंट्स। सिटीज में क्या हुआ, जो लार्ज हाउसेस थे, बड़े हाउसेस थे, उन्हें पार्टीशन कर दिया गया अकॉर्डिंग टू फैमिली रिक्वायरमेंट। देखो सिटीज में बड़े बड़े बैंगलोर है, बड़े जैसे बड़ी बिल्डिंग्स हैं, तो अगर वहां पर कम लोग रहते हैं, घर बहुत बड़ा है, तो उन घरों पर भी गवर्नमेंट ने अपना कंट्रोल ले लिया
और उन घरों में लोगों को बसा दिया अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द फैमिली। बड़े हाउसेस में ज्यादा गिनती में लोग रहने लग गए और उसे पार्टीशन कर दिया गया, ठीक है, डिवाइड कर दिया गया टुकड़ों में, इतने हिस्से में ये फैमिली रहेगी, इतने हिस्से में ये फैमिली रहेगी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट जो स्टेप लिया, जो जार के टाइम में टाइटल दिए जाते थे, हमारे इंडिया में भी टाइटल दिए जाते थे, ठीक है ना, अंग्रेजों के टाइम में राय बहादुर, खान बहादुर, ठीक है, राय साहब, खान साहब, इस तरह से। तो ओल्ड जो टाइटल दिए हुए थे एरिस्टोक्रेट्स को, उन्हें क्या कर दिया, उन्होंने बैन कर दिया। दे बैन द ओल्ड टाइटल्स ऑफ एरिस्टोक्रेट्स। जो नॉवेल्स जो थे, जो राजे के दरबारी थे, जार के, तो उनके जो टाइटल्स उन्हें दिए गए थे उन्हें खत्म कर दिया गया, बैन कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट न्यू यूनिफॉर्म आर्मी के लिए और ऑफिसर्स के लिए डिजाइन कर दी गई, ठीक है। चलो ये तो एक चेंज है। तो आर्मी की यूनिफॉर्म चाहे ऐसी हो चाहे वैसी हो, आर्मी का ने अपना ही काम करना है और उसी तरह से ऑफिसर्स ने अपना काम करना है कि गवर्नमेंट के जो डायरेक्शंस हैं उसे फॉलो करना है, इंप्लीमेंट करवाना है। तो ये भी हो गया कि न्यू यूनिफॉर्म जो थी आर्मी के लिए और ऑफिसर्स के लिए डिजाइन कर दी गई, ठीक है। बोल्शेविक जो पार्टी थी उसे रीनेम कर दिया गया एज पर द डिजायर ऑफ व्लादिमीर लेनिन। उसका नाम रख दिया गया रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। क्या नाम रख दिया गया? रशियन कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। अब बागडोर तो एक बार टेम्परेरी गवर्नमेंट तो चल रही थी कि देश का जो कामकाज चलाया जाना चाहिए, पर इलेक्शन के बिना तो कभी ना कभी इलेक्शन तो होनी है। अब 1917 में नवंबर में इलेक्शंस करवाई गई और बड़ी मजे की बात है कि जिस पार्टी ने ये रेवोल्यूशन कंडक्ट किया था, पूरे रशिया में चेंज कर दिया, वही पार्टी इस इलेक्शन में जीत नहीं पाई, जीत के कोई और, ठीक है। तो यहां पर मैंने लिखा, आप नोट कर सकते हो, इन नवंबर 1917 द बोल्शेविक्स कंडक्टेड, खुद इलेक्शन करवाई, कंडक्टेड द इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बट फेल टू गेन मेजॉरिटी सपोर्ट, पर खुद ही हार गई। देखो कितना बुरा हुआ बेचारी पार्टी के साथ। खैर उसके बाद क्या होता है, पर लेनिन है जो, वो एक जैसे अल्ट्रा पावरफुल, अल्ट्रा विजनरी लीडर था, अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग से बोले। तो जनवरी 1917 में क्या होता है, जो असेंबली जिसमें बोल्शेविक हार गए थे उस इलेक्शन में, तो असेंबली में कोई और पार्टी वाले जीत के लोग चले गए। तो बोल्शेविक्स को उसने विरोध किया। इन 1918 जनवरी 1918 द असेंबली, ये मैं एक वर्ड मिस कर दिया, 1 मिनट। यस, इन जनवरी 1918 असेंबली रिजेक्टेड। तो उस असेंबली ने रिजेक्ट ही कर दिया जो बोल्शेविक्स जो स्टेप ले रहे थे रशिया में चेंज के, या सोशल चेंज के या पॉलिटिकल चेंज के, उसे रिजेक्ट कर दिया। पर इस पर तो लेनिन को गुस्सा आया, उसने क्या किया, लेनिन डिसमिस्ड द असेंबली, तो उसने असेंबली को डिसमिस कर दिया। चलो भी ठीक है, जिस पार्टी में बोल्शेविक जीत के नहीं गए तो उसको ही उसने डिसमिस कर दिया। फर्दर हम पढ़ते हैं, ठीक है, कुछ और स्टेप्स हैं। पार्टी जो है असेंबली तो लेनिन ने डिसमिस कर दी, इसके पीछे उसकी जो सोच थी वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव थी, ठीक है। वो हम पढ़ते हैं, लेनिन को लगता था कि जो ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत है ये ज्यादा डेमोक्रेटिक है रेदर देन द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो अनसर्टेन कंडीशन में इलेक्ट हो गई थी। तो इसीलिए लेनिन को जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली डिसमिस करनी पड़ी। अब पॉइंट है, ही थॉट दैट ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स वाज मोर डेमोक्रेटिक देन द असेंबली इलेक्टेड इन अनसर्टेन कंडीशन। लेनिन को लगता था कि जो
असेंबली कंसिडर असेंबली इलेक्ट की गई है वो अनसर्टेन कंडीशन में है। ओके, तो इसी सोच के चलते हुए लेनिन ने उस असेंबली को डिसमिस कर दिया। ठीक है, देन मार्च 1918 में क्या होता है कि जो बोल्शेविक्स है ये क्या करते हैं, जर्मनी के साथ जो वर्ल्ड वार चल रही थी उसके साथ पीस ट्रीटी, शांति का समझौता साइन कर लेते हैं। बहुत अच्छा स्टेप था। ठीक है, ओवर द इयर्स उनके जैसे साल बीतते गए, बोल्शेविक बिकेम ओनली पार्टी, एक ही पार्टी बना दी गई जो ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स में इलेक्शन में पार्टिसिपेट होती थी। अब इसका मतलब क्या हुआ, सीधा सीधा रशिया बिकेम वन पार्टी स्टेट। अब इंडिया में है, इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, यूएसए में, इंग्लैंड में लगाइए वहां टू पार्टी सिस्टम है। ठीक है, तो यहां पर रशिया और जिस तरह चाइना में अब कितनी पॉलिटिकल पार्टीज वहां मेन रहेगी, ओनली वन, दैट इज बोल्शेविक्स। ठीक है, बोल्शेविक इलेक्ट होकर जाते, इसमें जाते ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत। फाइन, ट्रेड यूनियंस को इस पार्टी ने अपने कंट्रोल में ही रखा हुआ था। ठीक, ट्रेड यूनियन जितनी भी थी। अब बोल्शेविक की सोच विचारधारा को कुछ चैलेंज ना कर पाए, क्रिटिसाइज ना कर पाए, तो जो सीक्रेट पुलिस थी, ठीक है, वो क्रिटिसाइजर्स को पुनिश करती थी, उन्हें क्रिटिसाइज नहीं करने देती थी। ये जो सोशलिज्म का चेंज आया है अंडर द लीडरशिप ऑफ बोल्शेविक्स वो सही है। अगर उसे कोई क्रिटिसाइज करता है तो ये वाली जो सीक्रेट पुलिस थी उसे पुनिश करती थी। ठीक है, अब दौर क्या था सोशल चेंज का और सोशलिज्म को एस्टैब्लिश करने का। इसकी फेवर जो की है बहुत सारे यंग राइटर्स और आर्टिस्ट ने की है, क्योंकि उन्हें लगता था कि जो ये बोल्शेविक पार्टी है ये सोशलिज्म की बात करती है और सोशल चेंज की बात करती है। दैट्स व्हाई जो है जो यंग राइटर्स थे या आर्टिस्ट थे उन्होंने इसे फेवर किया, प्रमोट किया। ठीक है, तो आई थिंक 15 पॉइंट इसके काफी हैं कि अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद इमीडिएटली कौन कौन से स्टेप्स हुए या कौन कौन सी चीजों इंसिडेंट्स हुए, ये 15 पॉइंट्स इनफ है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने जो करना है दैट इज सिविल वार। ठीक है, ये यहां तक एंड है। चाहते हैं तो सिविल वार वाला पोर्शन इसमें भी कवर कर सकते थे, पर वो थोड़ा सा ज्यादा इंटेंसिव है, थोड़ा सा डिटेल में है, कुछ पॉइंट्स उसमें 5-7 है जो, तो मैंने उसके लिए अलग ही हेडिंग बनाया है, दैट इज द सिविल वार। ठीक है, मैं रब कर रहा हूं इसे। रशियन रेवोल्यूशन के बाद, अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद सिविल वार भी हुई है। अब आपको मैं ये बताना चाहता हूं सिविल वार होती क्या है, कि अगर दो कंट्रीज की आपस में लड़ाई है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड वॉर। सिविल वार क्या हो गई, सिविल वार हुई कि अगर विद इन द कंट्री डिस्प्यूट है, ठीक है, हो सकता है किसी ग्रुप का गवर्नमेंट के साथ डिस्प्यूट चल रहा है, आर्म्ड डिस्प्यूट चल रहा है, लड़ाई चल रही है, दंगे चल रहे हैं, दैट्स कॉल्ड सिविल वार। ओके, तो हम सिविल वार के पॉइंट्स लिख लेते हैं। पहले सिविल वार के बारे में देखते हैं। मैंने 4 ही पॉइंट लिखे हैं, इसके बिना छोटे छोटे कुछ और ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। तो 4 पॉइंट्स में क्या है कि ये सिविल वार जो हुई है 2 ग्रुप्स में हुई है मेनली। ठीक है, पहले ग्रुप ड्यूरिंग 1918 to 1919 द ग्रीन्स कौन थे, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी थे। ठीक है, एंड द वाइट्स, ये वाइट्स कौन थे, ये जो 1917 के पहले के रेवोल्यूशन के जो जार को फॉलो करते थे, किंग ऑफ रशिया को फॉलो करते थे, ये 2 ग्रुप थे। ठीक है, these 2 groups they controlled most of the Russian empire। इनके पास कंट्रोल कितने एरिया का था, पूरे के ज्यादातर रशियन एम्पायर का एरिया के कंट्रोल में था। ठीक है, पर अब रशियन रेवोल्यूशन हो चुका था
और अब वो फैल रहा था, एस्टेब्लिश हो रहा था। तो क्या हुआ, ये वाले जो ग्रीन्स है और व्हाइट्स हैं, इन्हें सपोर्ट कौन करता था? फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटेन एंड जापानीज ट्रूप्स। कुछ जो सैनिक थे, ये ट्रूप्स थे कौन, किस किस के? फ्रांस के, अमेरिका के, ब्रिटेन के और जापान के। इनको, ग्रीन्स को और व्हाइट्स को ये ट्रूप्स सपोर्ट करते थे। तो फाइनली इन ट्रूप्स के बीच में और बोल्शेविक्स, जिसे रेड बोला जाता है, रेड आर्मी, ठीक है, उनके बीच में एक वार हुई, सिविल वार, ठीक है, और जीतने वाले डेफिनेटली रशियंस थे। तो एक्चुअली ये सोशलिस्ट जो रेवोल्यूशनरी थे, इनका बिहेवियर पीजेंट्स के पर बड़ा हरास, बुरी तरह से पेश आते थे पीजेंट्स के पर। क्यों? क्योंकि पीजेंट्स से इनकी जमीन अपने छीन ली थी, अपने कब्जे में ले ली थी, इसलिए वो उनके साथ सेटिंग नहीं थी, ठीक है। सो दीज ग्रीन्स, इसे बोला जाए सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी बोला जाए, दे लॉस्ट द पब्लिक सपोर्ट, ठीक है। सिविल वॉर में इतना ही है। नेक्स्ट हमने करना है मेकिंग ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी। मैं लिख देता हूं एक बार, उसके बाद वीडियो ऑन करूंगा। तो पावर तो एक बार बोल्शेविक्स के पास आ गई थी, पर उस पावर जो है बोल्शेविक की पार्टी का जो मकसद था वो सिर्फ पावर में आना नहीं था, उनका विजन था सोशलिज्म सेटअप करने का। पावर आने के बाद ही ये वाली सोशलिज्म है, ये जो आइडिया है सोशलिज्म का, ये एग्जीक्यूट किया जा सकता था। अब देखिए पावर में आने के बाद सोशलिज्म के आइडिया को कैसे एस्टेब्लिश किया गया रशिया में अंडर द लीडरशिप ऑफ बोल्शेविक्स। पहला, बोल्शेविक्स केप्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स नेशनलाइज्ड। सारी की सारी इंडस्ट्रीज और जो बैंक्स थे उन्हें नेशनलाइज कर दिया गया, फाइन, इनके सरकारी कर दिया गया। They permitted peasants to cultivate the land that had been socialized। तो जो लैंड नोबल्स के पास होती थी, अब वो किसने सीज कर ली थी? पीजेंट्स ने सीज कर ली थी। उन्होंने ओपनली परमिशन दे दी थी पीजेंट्स को, ताकि वो उस लैंड पर कल्टीवेशन कर सके, बिकॉज लैंड वाज सोशलाइज्ड, फाइन। ऑफिशियल्स जो थे, जो सरकारी ऑफिसर थे, उन्होंने असेस किया, ऑफिशियल्स असेस्ड हाउ द इकोनॉमी वुड वर्क एंड ऑन द बेसिस ऑफ असेसमेंट दे सेट टारगेट फॉर 5 इयर्स। तो जो असेसमेंट ऑफिशियल्स ने की थी कि जो इकोनॉमी को कैसे ग्रो कराना है, उसको टारगेट को अचीव करने के लिए 5 साल के प्लान बनाए गए। इंडिया में भी 5 ईयर प्लान्स होते हैं, ठीक है, तो ये चीज हमने रशिया से ही ली है। तो 5 ईयर प्लान्स वर फॉर्मुलेटेड एंड द गवर्नमेंट, 5 साल के प्लान बन गए, एंड द गवर्नमेंट फिक्स द प्राइसेस ऑफ ऑल गुड्स टू प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन फर्स्ट 2 प्लान्स, ठीक है। तो चीजों के जो गुड्स के रेट फिक्स कर दिए गए ताकि एनकरेजमेंट मिल सके इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए। तो इन चीजों को फोकस करते हुए पहले जो फर्स्ट एंड सेकंड 5 ईयर प्लान था, उसमें इस चीज की प्रोविजन रखी गई कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो पाए, फाइन। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज एंड न्यू फैक्ट्री सिटी केम इनटू बीइंग। इसका रिजल्ट क्या हुआ? जो इंडस्ट्रियल जो है ग्रोथ है वो इंक्रीज हो गई, इसी के कारण कुछ फैक्ट्री सिटीज बन गई। जैसे एक फैक्ट्री किसी जगह पर एस्टेब्लिश हुई, उसके आसपास में सिटी बस जाना, जैसे हमारे जमशेदपुर है, ठीक, ओके। हाउएवर रैपिड कंस्ट्रक्शन लेड टू पुअर वर्किंग कंडीशन। कंस्ट्रक्शन जगह जगह पे बहुत सारी हो रही थी, इसी कारण जो वर्किंग कंडीशन थी वर्कर्स की वो डाउन होती जा रही थी। अब वो डाउन तो होती जा रही थी, गवर्नमेंट ने उसके लिए क्या सबसे पहले उन्होंने स्कूलिंग सिस्टम को प्रमोट किया, एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम को। जो वर्कर्स थे उन्हें एनकरेज किया कि वो स्कूल में जाए और अपनी एजुकेशन प्राप्त करें। एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम है जो बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी होती है। क्रच बनाए गए, ठीक है, फैक्ट्रियों में, कि जो वर्कर्स वहां पर फीमेल वर्कर्स भी काम करने आते हैं तो वो अपने बच्चों को वहां पर
रख के आप खुद काम कर सकते हैं और बच्चों की जो देखभाल है खर्च में की जाएगी। ठीक है। चीप हेल्थ केयर वाज प्रोवाइडेड, हेल्थ कंडीशन को काउंटर करने के लिए सस्ती हेल्थ की जो हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएगी वर्कर्स को विद द एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है। नेक्स्ट, मॉडल लिविंग क्वार्टर्स वर सेट अप फॉर वर्कर्स, वर्कर्स के रहने के लिए अच्छे से अच्छे क्वार्टर सेटअप किए गए ताकि उनकी वर्किंग कंडीशन एंड लिविंग कंडीशन प्लस हेल्थ कंडीशन इंप्रूव हो सके। ठीक है। तो इस तरह से एफर्ट्स किए गए सोसाइटी को सोशलाइज करने के लिए। ठीक है। जो इसके बाद व्लादिमीर इलिच उलियानोव की लीडरशिप के बाद जो नया लीडर आया, मैं से एक बार रब कर देता हूं, जो सोशलिज्म को जिसने पूरी अच्छी तरह से और बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करवा दिया, एस्टैब्लिश करवा दिया, उसका नाम था जोसेफ स्टैलिन। बहुत सख्त मिजाज बंदा था। ठीक है। तो उसका जो उत्तराधिकारी था लेनिन का, वो था जोसेफ स्टैलिन। लेनिन के बाद रशिया का जो हेड बना लीडर, मेन लीडर, इट वाज जोसेफ स्टैलिन। स्टैलिन ने किस आइडिया को प्रमोट किया? ठीक है। उसने जिस आइडिया को किया है, उसने किया है कोलेक्टिविज्म। क्या था स्टैलिन का आइडिया और क्यों इसने उसे एग्जीक्यूट किया? अब इसमें मैं पहले कुछ नहीं लिखूंगा, थोड़ी सी चीजें हैं वो आपको मैं वर्बली बता देता हूं और मेन पॉइंट पे बोर्ड पे लिखूंगा। ठीक है। तो जो स्टैलिन अब रशिया के मेन लीडर थे, व्लादिमीर लेनिन की डेथ के बाद वो बने, तो उनके सामने एक सिचुएशन आई ड्यूरिंग 1927-1928। ठीक है। उसमें उसने इस टाइम के दौरान ये फील किया कि जो टाउन्स हैं, टाउन्स में फूड ग्रेन्स की सप्लाई में शॉर्टेज आ रही है। ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या किया? प्राइस फिक्स कर दी, प्राइस फिक्स ऑफ गुड्स टू सोल्ड। जो फूड आइटम जो थी उसका प्राइस फिक्स कर दिया। ठीक है, कि इस रेट पर ये चीजें सेल करनी है। अब यहां पर डिस्प्यूट हो गया सरकार में और कल्टीवेटर्स में। कल्टीवेटर्स ने इस प्राइस पर जो गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स किया गया था उस प्राइस पर चीजें सेल करने से मना कर दिया। ठीक है। अब स्टालिन तो ठहरे, स्टालिन उन्हें क्या फील होता था कि शॉर्टेज का कारण, जो फूड आइटम की शॉर्टेज का कारण जो है ये होर्डिंग है, कि जो बड़े किसान हैं, वेल टू डू किसान है, उन्हें बोला जाता था कालूकास। ठीक है। ये पीजेंट थे, इनके पास अच्छी जमीनें थी, अच्छे रिच टाइप के पीजेंट थे, तो इनका शक जाता था इसी चीज के लिए कि जो होर्डिंग हो रही है उसके कारण फूड सप्लाई में प्रॉब्लम आ रही है, फूड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही, ताकि एक बार चीज बचा के संभाल के रख ले, बाद में जब प्राइसिंग इंक्रीज हो जाएंगे तो हम सेल कर देंगे। ये सोचना था स्टालिन का कि कुछ किसान जहां मौका परस्त लोग इस तरह से कर रहे हैं। ठीक है। तो ये डिस्प्यूट कंटिन्यू रहा। फिर क्या होता है, और उसके बाद उसने असेसमेंट कराई। असेसमेंट में ये चीज देखा कि जो स्मॉल साइज है, उसे फील हुआ कि जो स्मॉल साइज है कल्टीवेशन लैंड का, जैसे एक किसान के पास 1 एकड़ है, किसी के पास 2 एकड़ है, वो छोटे छोटे पैचेस में अगर वो खेती कर रहे हैं तो इसीलिए प्रोडक्शन उसे लगता था ज्यादा नहीं आ रही। तो उसने क्या किया, बहुत सारे स्मॉल साइज के जो लैंड थे, ठीक है, उन्हें एक पर्सन के कंट्रोल में दे दिया। ठीक है। और किसानों को बोला कि आप लोग सारे मिलके इतनी बड़ी जो लैंड है, बड़ा फार्म बन गया ना, अब जैसे 100 किसानों की जमीन को इकट्ठा कर दिया, 200-300 एकड़ बन गई होगी।
अगर किसी किसान के पास 1 एकड़ है, किसी के पास 2 एकड़, ऐसा 100 जोड़ दिए। तो प्रमोट किया इस चीज के लिए कि वो कलेक्टिव एग्रीकल्चर करे, कलेक्टिव फार्मिंग करे, ठीक है। तो इसी चीज को, प्रमोशन को बोलते हैं कलेक्टिवाइजेशन, जो आइडिया लेनिन ने दिया था, इस चीज को प्रमोट करता रहा, पर ये सुधरा नहीं, कभी इस चीज पर एस्टैब्लिशमेंट हो ही नहीं पाई। देखो आइडिया बड़ा अच्छा था कि कलेक्टिव फार्मिंग करो, जो भी प्रॉफिट आएगा वो पीजेंट्स में डिवाइड हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज ऑफ लैंड, ठीक है। पर ये नहीं हो पाया, बहुत एफर्ट किए, और करते कराते क्या हो रहा है कि इसने जब इतना ज्यादा प्रेशराइज कर दिया पीजेंट्स को, तो इसकी पार्टी के अपने बंदे भी या दूसरी पार्टियों के बंदे भी जोसेफ स्टैलिन को क्रिटिसाइज करने लगे। बदले में इसने क्या स्टेप लिया कि करीब 2 मिलियन लोगों को या तो जेल में डाल दिया, ठीक है, या देश से निकाल दिया, या मरवा दिया, पनिशमेंट दी गई उन्हें, जो उनके इस आइडिया को फॉलो नहीं करते थे या उसे क्रिटिसाइज करते थे, नेगेटिव बोलते थे उसके बारे में, ठीक है। दूसरा, कुदरत की मार भी पड़ गई, ठीक है, कुदरत की मार पड़ गई, बैड हार्वेस्ट जैसे बोला जाए। 1930 से लेके 1933 तक फसल अच्छी हुई नहीं बिकॉज ऑफ द नेचर। तो हालांकि स्टैलिन ने बहुत जोर लगा दिया था अपना कलेक्टिवाइजेशन का आइडिया प्रमोट करने के लिए, पर ये फाइनली सक्सेसफुल नहीं हो पाया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये सिर्फ इतना ही था स्टैलिन के बारे में, जोसेफ स्टैलिन के बारे में। अब लास्ट हमारा जो पॉइंट बचता है, दैट इज द इफेक्ट ऑफ सोशलिज्म ऑन द वर्ल्ड। पहले मैं इसे रब कर दूं, स्टैलिन का नाम आपको उसमें दिखाई नहीं दिया, चलो अपना थोड़ा सा ध्यान रखना। जो लास्ट वाला टॉपिक है इस चैप्टर का वो है ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ रशियन रेवोल्यूशन and the USSR। USSR मतलब कि रशिया का जो नाम चेंज हो गया था 1917 के बाद, इट केम टू नोन एज यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। मैं मार्कर चेंज कर लूं, ये से चल रहा है। पहला, कम्युनिस्ट पार्टीज वर सेट अप इन मैनी कंट्रीज, ठीक है। दूसरा, बोल्शेविक्स, बोल्शेविक की बजाय कम्युनिस्ट लिखते हैं, कम्युनिस्ट एनकरेज these countries to follow their footsteps। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी प्रमोट कर रही थी थ्रू आउट द वर्ल्ड कि उनके फुटस्टेप्स को फॉलो किया जाए, ठीक है। तीसरा, इंटरनेशनल लेवल पर इन्होंने कॉन्फ्रेंस करवाई थी, मैनी पीपल participated
the conference of East, conference of people, the people of East in 1920। तो इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस कराई थी 1920 में। उस कॉन्फ्रेंस का नाम था कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ ईस्ट, 1920 में कराई थी। बहुत सारे लोगों ने जो रशियन नहीं थे, दूसरे और कंट्रीज के थे, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। ठीक है, चौथा द बोल्शेविक्स, established an international group of pro-Bolsheviks उसका जो नाम था कॉमरिन था, कॉमिंटेरन। ठीक है, कॉमिंटेरन, EER। ठीक है, तो बोल्शेविक्स ने एक इंटरनेशनल लेवल का ग्रुप भी बनाया जो बोल्शेविक को अपना आइडियल मानते थे और उसका नाम रखा गया कॉमिंटेरन। ठीक है जी, एक लास्ट पॉइंट रह गया, यहां से रखा कर देता हूं। Number 5, many people from various countries of the world received education from communist USSR, communist university of the communist university of the वर्कर्स ऑफ ईस्ट। बहुत सारे लोगों ने यूएसएसआर की यूनिवर्सिटी जो थी वर्कर्स की, उससे एजुकेशन भी ली थी। ठीक है, तो जब तक इनके पास पावर थी, जब तक स्टालिन पावर में रहा, तब तक रशिया बहुत पावरफुल रहा। पर उसके बाद धीरे धीरे करते जो सोशलिज्म का आइडिया या रशियन का कम्युनिस्ट माइंड है, कम्युनिस्ट चेहरा, वो डाउन होने लग गया। और करते कराते 1990 में 1990 में यूएसएसआर से 13 देश टूट के अलग हो गए। ठीक है, प्रेजेंटली यूएसएसआर इज कॉल्ड रशिया, अपने पुराने नाम में आ गया। जो सिटी था लेनिनग्राड, उसका नाम चेंज करके सेंट पीटर्सबर्ग कर दिया गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में इतना ही है।
आई होप आपको हर एक टॉपिक, हर एक पॉइंट अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ तो आप अपनी बुक में से इसकी रिवीजन ले सकते हो। मेरी तरफ से सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए गए हैं। मेन चीज जो रहती है दैट इज योर पार्ट, दैट इज रिवीजन, ठीक है, दैट वो मस्ट है। और फर्दर हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर में नया पार्ट शुरू करेंगे और उसे भी इसी तरह डिटेल में और बड़ी ही सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू।